Hello and welcome to Nimbus IAS. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज़ अबाउट द इशू ऑफ आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी. अभी एक रीसेंट बिल आया है अबाउट प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल, तो उसके ऊपर एक एनालिसिस है विच आई बिलीव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस. तो मेंस GS2 कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज गवर्नेंस, उसके कंटेक्स्ट में है प्रिजन रिफॉर्म्स, प्रिजन रिलेटेड इश्यूज, वो गवर्नेंस में आएगा आपका. ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज एसोसिएटेड विद प्राइवेसी एक्सेट्रा. सो आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया. शिफ्टिंग सैंड्स. सैंड शिफ्ट हो रही है, कहाँ पे होती है? ड्यून्स में होती है, सैंड ड्यून्स. ठीक है, तो सैंड ड्यून्स, तो शिफ्टिंग सैंड्स, शिफ्टिंग इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ वेस्ट एशिया. वेस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत तनाव रहता है, बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट अगेन फॉर GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस. उस कंटेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि जियो पॉलिटिक्स है, जोग्राफी एंड पॉलिटिक्स एटलस है यहाँ पे, तो एटलस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इन दिस कंटेक्स्ट. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं विच आई वॉन्टेड टू रियली फोकस अपॉन, उसको ज़्यादा फोकस देना है. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आइडेंटिटी एंड प्राइवेसी. तो बता रहा है प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल रेजेस कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, डेटा सेफ्टी एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स स्क्रूटनी. ठीक है, तो उसको ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत है कि उस बिल के प्रोविजंस के बारे में, क्योंकि देयर आर कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी एंड डेटा सेफ्टी. तो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में, ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल गया था डिस्कशन के लिए, वोटिंग के लिए, विच इज़ नोन एज द प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल, एंड विच इज़ नथिंग बट, इसका अगर हम फॉर्मल नाम देखते हैं, दिस इज क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल. ठीक है, एक तरह से इसका फॉर्मल नेम है यहाँ पे. तो ये जो प्रपोजल है, बिल इज अ प्रपोजल फॉर अ लॉ. तो जो बिल है ये बोल रहा है कि जो डिटेन हुए हैं, जो लोगों को बंदी पुलिस ने अपने पास हिरासत में रखा है, जो लोग भी डिटेन्ड है, और ये डिटेन्ड में कोई भी हो सकता है. इट कुड बी एनीबडी हु इज कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, तो वो जेल में होगा. ठीक है, सो कन्विक्ट्स. It could be a person who is in detention, who's arrested, पर अभी तक उसका क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, सो अंडर ट्रायल. ठीक है, they are under trials. Then what about people preventive detention, आगे क्राइम कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभी तक कोई क्राइम नहीं किया बट दे आर स्टिल डिटेन्ड, दे आर इन द कस्टडी बेसिकली. तो ये बिल बोल रहा है, ये बिल प्रिजन अथॉरिटीज को पावर प्रोवाइड कर रहा है टू इनेबल द कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा फ्रॉम प्रिजनर्स. आपने जब आधार का कभी किया हो तो आपके बायोमेट्रिक्स लिए होंगे, थंब इम्प्रेशन लिया होगा, आपका आइरिस स्कैन किया होगा, रेटिना स्कैन किया होगा, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वो लोग ले सकते हैं. So finger impressions, even palm print impressions, footprint impressions, तो बहुत सारी चीज़ें ये आपसे कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. But then naturally this raises concerns about privacy. आपका डेटा ले रहे हैं ना, तो there is a concern about privacy, which has been declared as a fundamental right in the KS Puttaswamy judgment. ठीक है, द लैंडमार्क जजमेंट डिक्लेयरिंग प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट. सो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट. और आप जो भी है जेल में गया है, डिटेन हुआ है, चाहे वो कन्विक्ट्स हो, चाहे उनका क्राइम अभी तक प्रूव ना हुआ हो, अंडर ट्रायल्स, और हु आर इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, किसी का भी ये लोग प्रिजन अथॉरिटीज, पुलिस बेसिकली, दे कैन कलेक्ट ऑल द डेटा ओवर हियर. So there is definitely an element of privacy breach हो रही है यहाँ पे.
चलो पुट्टस्वामी की जजमेंट को अगर थोड़ा और कर ले हम लोग, पुट्टस्वामी कहते हैं कि रीजनेबलनेस होनी चाहिए। प्रिवेसी हम ब्रीच कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि एब्सोल्यूट हो गया कोई राइट, रीजनेबलनेस होनी चाहिए। बट इज इट रीजनेबल कि सारे डेटा कभी भी कैसे भी ले सकते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनका ले ले और उनको इक्वेट कर ले एज प्रिजनर्स। सो दिस रिफ्लेक्ट्स एन एलिमेंट ऑफ मतलब अनरीजनेबल, मेरे को तो लग रहा है, बाकी सब पर्सन टू पर्सन डिफर्स। ओके, सो इशू ऑफ प्रिवेसी अराइजेस ओवर हियर। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, ये सारा जो डेटा लेंगे, वन इज अबाउट क्रिएटिंग अ प्रोफाइल ऑफ द पीपल। दूसरी चीज़ ये है दैट विद द डेटा दैट दे गेट, जो डेटा उनको मिलता है, दैट कैन बी यूज फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्राइम वगैरह हो गया, या उनको लगता है आगे कल के ये आदमी कुछ कर सकता है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन, उनको लगता है यार ये पॉसिबिलिटी है आगे कर सकता है, तो वो फिर ट्रैक कर सकते हैं उससे। ठीक है, दैट इज देयर। तो बट यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस ने बोला था, परसों की बात है, कि इट इज ब्रीच ऑफ अनदर फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 20। और आर्टिकल 20 में सेक्शन 3 पार्ट 3 which protects the right against self incrimination, कि अपने केस में ही कोई विटनेस नहीं बन सकता, अपने अगेंस्ट ही किसी से आप उसको बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सो द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और यहाँ पे तो आप सारा डेटा ले रहे हो किसी व्यक्ति का, ठीक है, वो जो आपने डेटा लिया है, सो इट इज लाइक सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नाउ आई हैव अ डिसएग्रीमेंट ऑन दिस इशू। Let's say there is a situation where a person, ड्रंक ड्राइविंग का केस है। अब ऐसा तो अगर पुलिस को ड्रंक ड्राइविंग प्रूफ करना है तो वो आपका चेक करेगी ब्रेथ, है ना, उसको चेक करेगी, आपको बोलेगी फूंक मारो, राइट? तो दे हैव टू टेक इट। अब उसको ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आपको काउंट करना मेरे हिसाब से ये भी अनरीजनेबल है, बट नेवरदलेस दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, एक्चुअली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल एंड कंटेंशियस इश्यूज। तो आप एक बार इसको नोट बना लिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है। एसोसिएटेड इश्यूज, प्रिवेसी। नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। देन देयर आर कंसर्न्स अबाउट डेटा सेफ्टी। ये डेटा आपसे लिया जा रहा है, ये डेटा स्टोर किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, डिसिमिनेट किया जा रहा है, और अल्टीमेटली कह रहे हैं कि 75 ईयर्स के बाद हम इसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। पर ये प्रिजर्व किया जा रहा है, कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है, उसका इंक्रिप्शन क्या है? अगर ये ब्रीच हो जाता है, डेटा आपका जो स्टोर किया गया है ब्रीच हो जाता है, तो इसकी जवाबदेही को किसके पास होगी? हु विल बी अकाउंटेबल? इसका जवाब नहीं है यहाँ पे। अल्टीमेटली आपसे ज़्यादा डेटा लिया तो एक तरह से द गवर्नमेंट इज द ट्रस्टी ऑफ योर डेटा। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ध्यान से रखे। अभी कुछ होता है तो किसी के कहीं पे भी चला जाए और वो मिसयूज़ करना शुरू करते डेटा का, कुछ भी हो सकता है। थंब इम्प्रेशन से हमारा फ़ोन आजकल अनलॉक होता है, आपका या ये सारा डेटा था और लीक हो जाए। सो देयर इज अ जेन्युइन कंसर्न ओवर हियर। सो प्रिजर्व्ड, शेयर्ड, किसके साथ शेयर किया जा सकता है, कौन सी अथॉरिटीज? आपने सिर्फ पुलिस को दिया है, आप किसी और को भी दे सकते हैं क्या? In fact, there was this thing also about monetization of data, उसके लिए data accessibility bill, data accessibility policy, उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट wants to sell it unmonetize. Okay, how is the data disseminated and destroyed? ठीक है, तो ये चीज़ है कि सच में कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, all those things। तो इसके लिए सेफगार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ। डेटा प्रोटेक्शन लॉ वाज recommended by जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट, एंड जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट ने ही इसको बिल बनाया था, ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो अभी तक पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, और वो क्या करता है, वो बोलता है कि सिटीजन्स के राइट्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेसी, वो डिफाइन करता है उसको लॉ। ऑब्वियसली किस किस केस में डेटा लिया जा सकता है वो सब ये बताता है। यहाँ पे डेटा को कैसे स्टोर होगा, उसकी सेफ्टी क्या होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, डेटा फ्यूडिशरी, जो एजेंसीज आपसे डेटा लेती है, जैसे इन दिस केस इट इज़ गवर्नमेंट, या जब आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो, जीमेल, व्हाट्सएप, व्हाटएवर,
तो दे आर डेटा फिडेशियरीज, दे आर स्टोरिंग योर डेटा, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे। सो ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम, वुड हैव कम फ्रॉम द डेटा प्रोटेक्शन लॉ, पर वो तो है ही नहीं, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, हमें ये चाहिए, इसके बिना नहीं होना चाहिए एक्चुअली। अब ये बोल रहे हैं, इसी में लिखिए इश्यूज में ही, कि बिल बोल रहे हैं कि देखो हम तो सेफ गार्ड दे रहे हैं आपको, आपको देयर आर पीपल हु डोंट वांट टू गिव, दे कैन से वी डोंट वांट टू गिव। सिंपल है, अगर कोई व्यक्ति अरेस्टेड है एंड इट इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और अ चाइल्ड, या फिर उसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है, then in that case a person who's detained can say, see I don't want to give you. by the way preventive detention लिखा हुआ है कि वो ले सकते हैं उनसे, पर कह रहे हैं कि there are people who can say कि नहीं हम नहीं देंगे आपको। पर पुलिस मानती है बातें, कभी ट्रैफिक पुलिस वाले, राइट, तो बोले कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, ये नहीं वो नहीं, ये तो रूल है, आप कितना कर लोगे उससे, ठीक है। तो इससे आपको पुलिस को वो स्टॉप नहीं कर पाते। इट मे नॉट बी इजी फॉर द पुलिस टू इग्नोर सच अ रिफ्यूजल, it may be easy for the police to ignore such a refusal and later claim that they get the detainees consent। हम तो ज़बरदस्ती कर लेंगे, कंसेंट ले लेंगे उससे, उसमें वो बड़ी बात किया उसमें, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ है कि कितनों को ये प्रोविजन पता होगा कि ये एक सेफ गार्ड दे रखा है। And there is also a concern that there is a tendency amongst the authority to arrest people who are activists, who are protesters or even innocent people, और उन पे बहुत सीरियस चार्जेस लगा देते हैं और वो डिटेन हो गए, डेटा निकाल सकते हो जो मर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आप इसी केस को कंसिडर कर रहे ऑफ द इशू ऑफ द फादर स्टैन स्वामी, जो जिनको जेल हो रखी थी, आई मीन was not found guilty but he was charged under unlawful activities prevention act, तो उनको उसलिए बेल नहीं मिल रही थी। तो बोला था कि उनके फ़ोन में किसी ने ये डेटा डाल दिया था। हम बताओ, अगर आपका डेटा, पर्सनल डेटा इधर उधर है, आपसे कुछ भी चीज़ें वो कर सकते हैं यहाँ पे, फिंगरप्रिंट वगैरह, जिसको आता है ये सब काम करना। दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो आपने बता दिया। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सेफगार्ड्स दैट हैव टू बी देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फिक्स द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू privacy, data safety concerns which may flow from a strong data protection law. Then such bills with such ramifications कि privacy का issue है, data safety का concern है, concern about the interest of activists etc. तो ऐसे issues को तो और detailed scrutiny होनी चाहिए इसके बारे में। So it must be referred to a standing committee at least। वो बोलेंगे कि हाँ नहीं ये गड़बड़ है, ये है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहे कि डेटा नहीं लेना चाहिए, बट एटलीस्ट सम सेफगार्ड शुड बी देयर, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसको एग्जामिनेशन होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट कमिंग टू शिफ्टिंग सैंड्स, मिट्टी हिल रही है, शिफ्टिंग सैंड्स, ओके। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द डील बिटवीन द अरब कंट्रीज, ये नहीं, इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। इट इज अबाउट the change in the sands, in the diplomacy of Israel and the Arab countries. Israel और कुछ Arab countries, including basically top diplomats of US, 4 Arab countries, namely UAE, Bahrain, Morocco, Egypt and Israel, ये लोग मिले इसराइल के नेगेव डेजर्ट के अंदर, नेगेव जो भी है, वहाँ पे एक डेजर्ट है, वहाँ पे वो मिले। अब प्री के लिए आपके लिए अब सीधा मिल गया आपको कि ये डेजर्ट जो है ये कहाँ पे मिलता है, कौन सी कंट्री के अंदर है, राइट। सो दैट वे अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो दिस इज इन इसराइल, यहाँ पे मीटिंग हुई थी इनकी, और अभी इट्स द राइट टाइम एक्चुअली, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो सफिशिएंट गैप है, बिल्कुल लेटेस्ट वाली चीज़ें डालने के लिए हो सकता है। तो ये कंट्रीज मिले। अब ये हो कैसे गया, ये तो अनहोनी हो गई कि अरब और इजराइल पीस के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर। तो ये कैसे हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ विद द अब्राहम अकॉर्ड्स इन 2020, वेयर द UAE and Israel found a framework
फॉर नॉर्मलाइजिंग ऑफ रिलेशंस। तो इसराइल और आपका जो अरब कंट्रीज है, बेसिकली द अरब ब्लॉक, उनमें बहुत लड़ाई होती रहती है। पर बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ यूएस अंडर ट्रम्प रेजिम, बेसिकली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इसराइल एंड यूएई हैड अ काइंड ऑफ एन अग्रीमेंट किस मुद्दे के ऊपर थी? अग्रीमेंट ये थी कि यूएई ने बोला कि हमारे बहुत मसले हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें कम से कम बातचीत तो रखनी चाहिए। बातचीत कैसे होती है? हम अपनी एम्बेसी बना लेंगे, कॉन्सुलर बना लेंगे इसराइल के अंदर। तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन आपको दिखा रिलेशंस में। पर आपको एक शर्त हमारी रखनी पड़ेगी। हाँ, बाकी कोऑपरेशन भी करेंगे, वो तो स्टैंडर्ड है, टेम्पलेट है। पर मेन चीज़ ये है कि आपको हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है, हमें कुछ कंसर्न है कि आप ये जो जहाँ पे रह रहे हो आप इसराइल के अंदर, ये हमारा भी इसमें इंटरेस्ट है। दिस इज़ क्लेम्ड बाय द अरब्स ऑल्सो। आपको याद होगा हमारे काफ़ी सारे वॉर हुए इस चक्कर में, है ना? तो कहते हैं हाँ पैलेस्तीन रहते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये अरब्स रहते हैं और यहाँ पे हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्क भी है। कहते हैं हाँ अल-अक्सा मॉस्क, हाँ वो मॉस्क है विच इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट दिस थिंग। कहते हैं आप हमें हमारे वो इंटरेस्ट सिक्योर करने पड़ेंगे। कहते हैं आप और टेरिटरीज नहीं लेंगे ऑफ पैलेस्तीन। ये पैलेस्तीन है आपका वेस्ट बैंक जो ईस्ट में है, और द गाजा स्ट्रिप। बड़ा सिंपल है, जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है, इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक है। कहते हैं हाँ ठीक है, हम नहीं करेंगे, चलो फिर शेक हैंड्स। ठीक है, तो इनके बीच में अग्रीमेंट यहाँ पे हो गई। चलो ये अग्रीमेंट यहाँ पे इनके हो गई यहाँ पे, ठीक है। एंड दे हैव स्टेप्ड अप इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। अब निगेव में इनकी मीटिंग हो रही है यहाँ पे, और जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बेनेट, ही हैज रिपोर्टेडली प्रपोज्ड अ मिडिल ईस्ट डिफेंसिव एनवेलप। अब ये क्या चीज़ है, नई चीज़, मिडिल ईस्ट डिफेंसिव एनवेलप, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट डिफेंसिव एनवेलप, अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग आती है। कहते हैं ये जो अनहोनी हुई है कि अरब्स और ये जो इसराइल इतने बन गए हैं, यारी दोस्ती हो गई है इनकी, वो हो रही है क्योंकि उनको लगता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और ईरान और अरब्स, ईरान है शिया मुस्लिम और अरब, और साइज वाइज भी देखो तगड़े है, ठीक है, तगड़े है, इनकी अपनी अपनी हेफ्ट है इन दिस रीजन। तो ये है सुन्नी मुस्लिम्स, इनकी बहुत गंदी राइवलरी है, सुन्नी शिया में वैसी ही रहती है, ऊपर से कंट्रीज जियोपॉलिटिक्स भी आ गई यहाँ पे। तो कहते हैं यार पहली चीज़ तो ये है कि यूएसए अब वो नहीं रहा, यूएसए बदल गया। यूएसए कहीं हमारा दोस्त हुआ करता था, हम कुछ भी करते थे वो बोलता था कोई नहीं हम देख लेंगे, पर यूएसए बदल रहा है। यूएसए बदल क्यों रहा है? क्योंकि हमें लगता है यार हमसे पहले जब तक इसको तेल मिल रहा था, इसकी तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, हमको जब से तेल मिल रहा था यहाँ पे स्टेडी सप्लाई था, और तेल हम डॉलर में ले रहे थे, डॉलर में बेच रहे थे, तब तक तो ठीक था इसका। अभी नखरे देखो इसको मिल गया है शेल गैस, तभी मेरे को लगता है इसका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो सऊदी वगैरह बोल रहे हैं कि इनका एटीट्यूड चेंज हो गया। अब ये इसराइल के कंटेक्स्ट में भी जब इसराइल ने पैलेस्तीन पे बॉम्बिंग करी, हजार लोग मरे हैं, इनके एयर स्ट्राइक्स करी सिविल उसमें, तो डिफेंड कर लेते हैं इसको यूएनएससी में। कहते पर इस बार कहते तुम्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबली रहना चाहिए। कहते ये कैसे यार, हाँ आप हमें यार सिक्योरिटी नहीं देगा, हमें लगता है, तो बदल गया है ये। अब ईरान के साथ भी बोल रहे हैं कि हम लोग जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन, कह रहे हैं ईरान पे जो हमने सैंक्शन लगा रखे थे, हमें लगता है कि उसको हटा देने चाहिए। अब कब तक ये देश तंगी में रहेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इनको, ठीक है, हमारे अगेंस्ट बोलता भी रहता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम इस पे सैंक्शंस हटा देते हैं, प्रोवाइडेड ईरान प्रोवाइड्स अस सम सॉर्ट ऑफ गारंटीज कि वो न्यूक्लियराइजेशन नहीं करेगा। सो यूएस इज़ वेरी वेरी कीन कि ईरान न्यूक्लियराइजेशन ना करे, ठीक है, और इसके सैंक्शंस निकाल दिए जाए। अब अगर यूएस के ईरान के साथ अच्छे होते हैं रिलेशंस, तो ईरान कुड एक्चुअली प्ले अ रोल इन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान। यूएस को सपोर्ट कर सकता है वहाँ पे। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें हैं इन दिस सिनेरियो ओवर हियर। तो यूएस बदल गया है, तो यूएस जो सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड कर रहा था वो नहीं देना चाह रहा। यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला छत्र छाया वो छोटी हुई जा रही है, नैरो हुई जा रही है।
ऐसे में दुश्मन का दुश्मन भी हमारा दोस्त है, चाहे वो भी हमारा दुश्मन हो। ये दुश्मन है फिर भी ये ज़्यादा बड़ा खतरा है ईरान। तो हम अभी भाई भाई, ठीक है, भाई भाई। उनको लगता है कि ईरान से अगर ये सैंक्शन हटा दिया तो ईरान के पास क्या होगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा जो फ्रीज हो रखा है अलग अलग जगह पे, डॉलर एसेट्स। वो डॉलर्स का क्या करेगा, बहुत सारे पैसे का। अपनी इकॉनमी को तो ठीक करेगा ही, पर उसकी पहली प्रायोरिटी थोड़े सरफरे है, तो मिलिट्री पे फोकस करेंगे, वापस से मिलिट्री हेफ्ट पे फोकस करेंगे। उन्होंने सऊदी अरेबिया का एक वॉर चल रहा है, यमन एक अरब कंट्री है जहाँ पे कुछ शिया पॉपुलेशन है, और वहाँ पे उन्होंने हाउदी जो शिया है, और ऐसा माना जाता है कि ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। कहते हैं अब तो इनको सैंक्शन से हट गए, अब तो और सपोर्ट देंगे उनको। तो हाउदीज को कहते यार तुम अकेले नहीं हो, हमारा भी दुश्मन, हमारे पैलेस्तीन में भी इसराइल के जो अलग कंट्री होनी चाहिए, वहाँ पे भी ये लोग हमास को प्रमोट करते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। उनको वेपन्स प्रोवाइड करेगा, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, क्या पता उनको कल को ये न्यूक्लियर पावर बन भी जाए, कौन देख रहे, बना भी तो इंडिया ने किया ही ना। सो दैट कैन हैपन। कहते हैं हाँ यार, तो इसीलिए हमको साथ में काम करना चाहिए। सो मिडिल ईस्ट डिफेंसिव एनवेलप, डिफेंस फ्रॉम ईरान, ठीक है। तो ये है इनका बेसिक एजेंडा, छुपी हुई बात यहाँ पे। So their worry is that if Iran is allowed to reach its natural economic potential, it would translate that economic might into conventional military capabilities. It will set up support for its proxies from Hezbollah to the Houthis. Hamas भी है वैसे, Hezbollah to the Houthis. Hezbollah is वही जो ईरान पैलेस्तीन से इसराइल में बॉम्ब फेंकता है, फिर वो अपने आयरन डोम से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए हमें एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल चाहिए जो यूएस पे डिपेंडेंट ना हो। सो इट इज रिफ्लेक्टिंग ये रिलेशनशिप में प्रैग्मेटिक रियलिज्म, ठीक है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो इनको इस पे काम करना चाहिए। बट हमें क्या दिख रहा है कि हमें इसराइल और अरब्स के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और हमारी रिलेशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर हम इंडियंस वेस्ट एशिया में जाना चाहते हैं तो ईरान और इसकी रिलेशन अच्छी नहीं है, अरब की। ईरान और इसराइल की रिलेशन अच्छी नहीं है, इसराइल और अरब की रिलेशन अच्छी नहीं है। तो क्या करें, तो क्या, बहुत मुश्किल है, राइट। सो दैट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एटलीस्ट इस फ्रंट से तो थोड़ा ईजी होगा, बाकी हम देख लेंगे, right then. So this concludes our analysis. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care and all the best.